तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स के साथ। तो इसमें ऐसा है कि इथेरियम जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने साथ में इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स मंगाने शुरू करे कि इथेरियम प्लेटफॉर्म को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं EIP। So Ethereum Improvement Proposal describes standards for the Ethereum platform, including core protocol specifications, client APIs, contract standards वगैरह, राइट। तो इसमें जो EIP 20 है, दैट डील्स विद योर स्टैंडर्ड्स फॉर मेकिंग अ टोकन। तो जैसे आपका इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। सपोज करो मैं अपनी एक क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें कि मेरा अपना नेम होगा, मेरा उसमें अपना एप्लीकेशन होगा, जो कोई भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं उसमें डिफाइन कर सकता हूँ, कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, क्या है। एंड आई कैन यूज दिस टोकन इनसाइड सम ऑफ माय ओन एप्लीकेशंस ओनली, राइट। सपोज करो मेरी 3-4 एप्लीकेशंस हैं जिसमें मनी ट्रांसफर की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट है। सो रादर देन इन्वेस्टिंग इन ईथर, आई विल से कि जो भी मेरे एप्लीकेशन में रन करना चाहता है वो मेरा अपना टोकन खरीदे और उस टोकन के साथ मेरे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक कोई गेमिंग एरिना में जाते हो मॉल में, तो आप एंटर करने पे आप 500 रुपये के आपने टोकन खरीद लिए और फिर उसमें 10-15 तरह की मशीनें हैं, हर तरह की मशीन में आप वो टोकन डाल डाल के खेलते हो। आप कुछ जीतते हो, कुछ हारते हो, और एंड में बाहर निकलते के बाद वो उन सबको आप रिकन्वर्ट कर लेते हो इंडियन रुपी में या किसी भी करेंसी में, और आप बाहर आते हो। तो वो टोकन का है, वो उस एप्लीकेशन के अंदर अंदर ही चलेगा, इस एप्लीकेशन के बाहर नहीं चलेगा। तो ऐसे ही इसको ERC 20 टोकन स्टैंडर्ड दिया गया नाम। ERC 20 टोकन इज द स्टैंडर्ड फॉर अ फंजिबल टोकन। अभी फंजिबल क्या होता है? फंजिबल होता है कि जब एक ही अलग अलग टोकन्स हैं लेकिन सबकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, उसको हम कहते हैं फंजिबल टोकन। जैसे कि करेंसी नोट होते हैं। करेंसी नोट, अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है तो उसके ऊपर चाहे नंबर कुछ भी लिखा हो, चाहे किसी भी गवर्नर ने साइन किया हो, चाहे वो 1980 का हो, चाहे सन 2000 का हो, चाहे 2020 का हो, उसकी वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी। एक 100 का नोट की वैल्यू 100 का नोट ही है उसकी। ये नहीं कि पुराना नोट है तो 90 रुपये होगी या 110 रुपये होगी, राइट। तो हम कहते हैं कि ऑल द नोट आर फंजिबल, कि कोई भी 100 रुपये का नोट उठा लो, हर किसी की वैल्यू एक जितनी है। तो ऐसे ERC 20 टोकन इज स्टैंडर्ड फॉर फंजिबल टोकन्स। उसमें हर टोकन की वैल्यू एक बराबर है, चाहे आप कोई भी टोकन ले लो उसमें। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 2 प्लेसेस और डेसिमल तक टोकन ले सकते हैं, तो 1.01 टोकन लो या 0.01 टोकन लो, तो वैल्यू ऑफ अ टोकन विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ऐसे ही नॉन फंजिबल टोकन होते हैं, NFTs। नॉन फंजिबल टोकन में हर टोकन की अलग अलग वैल्यू है। अब सपोज करो आपने 5 पेंटिंग्स बनाई, बनाने का खर्चा तो आपका सबका सेम ही आया, उसमें एक जैसा कैनवस यूज किया, एक जैसे पेंट यूज करे, किसी में घोड़ा बनाया, किसी में पेड़ बनाया, किसी में नदी बनाई, किसी में झोंपड़ी बनाई। अब कोई पेंटिंग किसी को ज्यादा अच्छी लगी तो उसने उसके 1000 रुपये दिए, किसी को घोड़े वाली पेंटिंग ज्यादा पसंद आई, उसने उसके लिए 10,000 रुपये दिए। तो वो एक पेंटिंग एक टोकन की तरह हम मान सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पसंद है। किसी को घोड़े की पेंटिंग ज्यादा पसंद आ रही है तो उसने 10,000 रुपये भी दे दिए, तो उस टोकन की वैल्यू 10,000 रुपये हो गई। किसी को बोट वाली पेंटिंग ज्यादा पसंद आई तो उसने उसके लिए 25,000 रुपये दे सकता है, तो यानी कि उस टोकन की वैल्यू 25,000 रुपये होगी। तो अलग अलग टोकन्स की अलग अलग वैल्यू होती है, सो दैट इज कॉल्ड नॉन फंजिबल टोकन। बट जो ERC 20 स्टैंडर्ड है, दैट इज फॉर फंजिबल टोकन्स, कि सारे टोकन्स की एक जैसी सी वैल्यू है, राइट। सो ERC 20 स्टैंडर्ड। अब इसके हम मेथड देखते हैं। So the following specification use syntax solidity 0.4.17 और above। ठीक है, इसमें कुछ तो हमारे पास ऑप्शनल फंक्शंस हैं, जैसे नेम है, सिंबल है। ठीक है, आप इसको क्या नेम देना चाहते हो। सपोज यू वांट टू गिव योर टोकन अ सर्टेन नेम, तो आप वो नेम पास कर सकते हो, एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो जो कि बताएगा कि इस टोकन का नाम क्या है।
फिर सिंबल कोई दे सकते हो, सपोज करो जैसे HIX लिखा है, यू कैन गिव योर टोकन एनी स्पेसिफिक नेम। फिर डेसिमल प्लेसेस है। डेसिमल प्लेसेस वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप अपने कोई ना कोई डेसिमल प्लेस डिफाइन करो। अब ये 18 प्लेसेस और डेसिमल तक जा सकते हैं हम, क्योंकि ईथर के भी 18 प्लेसेस और डेसिमल तक जा सकते हैं। सो माई टोकन कैन ऑल्सो हैव अप टू 18 प्लेसेस और डेसिमल। बट आप चाहो तो 0 प्लेस और डेसिमल भी रख सकते हो, 2 प्लेसेस और डेसिमल भी रख सकते हो, राइट। देन वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई बताएगा कि इस वक्त टोटल टोकन्स कितने हैं आपके पास सप्लाई में। आपने शुरू में हो सकता है 10 लाख टोकन मिंट करके अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें और ऐड करते जाते हो या उसमें को बर्न करते जाते हो। या हो सकता है शुरू में आपने 0 टोकन के साथ शुरू किया, जैसे जैसे डिमांड आती रही वैसे वैसे आप नए टोकन मिंट करते जा रहे हो। तो किसी को भी अगर देखना है कि इस टोकन की टोटल सप्लाई कितनी है, so there has to be a function by the name total supply, जो कि बताएगा कि what is the total supply for this token. Then there is a function called balance of, returns the account balance of another account with address owner. अगर मैं किसी का भी चेक करना चाहूँ कि किसी स्पेसिफिक एड्रेस के पास कितने टोकन्स हैं, तो वो मुझे दिखने चाहिए। सो आई हैव अ फंक्शन कॉल्ड बैलेंस ऑफ। ये फंक्शन मैं रन करूँगा विद द एड्रेस ऑफ द ओनर जिसका भी मैं देखना चाहता हूँ, और दिस फंक्शन विल गिव मी अ रिटर्न कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द टोकन्स अवेलेबल विद द ओनर। देन वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब कि मैं अपने वॉलेट से किसी और के वॉलेट में टोकन ट्रांसफर कर रहा हूँ, राइट। सो फंक्शन ट्रांसफर लिखेंगे, इसमें पहला पैरामीटर होगा _2, यानी कि जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी का एड्रेस क्या है और वैल्यू क्या है, कितने टोकन्स में ट्रांसफर कर रहा हूँ, एंड दिस विल रिटर्न अ बुलियन लाइक सक्सेस। ओके, अभी हम इतने से शुरू करते हैं, इसके बाद हम बाकी भी देखेंगे। फिर एक इवेंट्स भी हमको करना है। एक इवेंट जब ट्रांसफर फंक्शन रन करेंगे तो एक ट्रांसफर इवेंट भी हम ट्रिगर करेंगे। तो उस ट्रांसफर इवेंट में पहला पैरामीटर है फ्रॉम कि किसने ट्रांसफर किए टोकन्स, दूसरा पैरामीटर है टू कि किसको ट्रांसफर किए, और तीसरा पैरामीटर है वैल्यू कि कितने टोकन हमने ट्रांसफर किए, राइट। सो दिस इज अ सिंपल ERC-20 स्टैंडर्ड। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल्स अवेलेबल ओपन ज़ेपलिन लाइब्रेरी में भी है, कंसेंसस में भी हैं। ये दोनों ही लाइब्रेरीज बहुत पॉपुलर हैं, किसी को भी जाके आप देख सकते हो। यू कैन फॉलो द एग्जांपल देयर ऑल्सो। तो लेट अस स्टार्ट कोडिंग नाउ आवर फर्स्ट टोकन। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। अब इसके लिए वी हैव इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, इंटरफेस बाय द नेम ऑफ IERC-20। तो IERC-20 में क्या है, इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट है जैसे हमने पढ़े थे। तो ये आपको लिस्ट ऑफ फंक्शंस देगा विच आर नेसेसरी टू बी कोडेड इन योर ट्रांसफर इन योर ERC-20 स्टैंडर्ड। तो मैंने ये पहले से है, आई विल डू वन थिंग, आई विल कॉपी दिस इनसाइड अनदर। So let's call it CGC token.sol। ठीक है, ये पहले इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट है IERC-20 जो कि मेरे को स्टैंडर्ड बता रहा है। इसको मैंने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है CGC टोकन नाम से मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, उसमें मैंने इसको इनहेरिट कर लिया, राइट। अब मैं डिफाइन करना शुरू करता हूँ कि व्हाट इज, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को नाम क्या, टोकन को नाम क्या देना चाहता हूँ। लेट मी कॉल इट CGC टोकन। अब मैं इसको कोई सिंबल देना चाहता हूँ, सिंबल दे सकता हूँ, लेट्स से CGC-T।
ओके, डेसिमल प्लेस दे देता हूँ, 0 में देता हूँ अभी। अब इसमें हम शुरू करते हैं मैपिंग के साथ। सबसे पहले हम एक मैपिंग बनाएंगे बैलेंसेस की। अब इसमें क्या है, एक एड्रेस को मैप कर रहे हैं एक अनसेंड इंटीजर 256 के साथ, ये बताने के लिए कि इस एड्रेस के पास कितना बैलेंस है। सो मैपिंग ऑफ एन एड्रेस टू एन अनसेंड इंटीजर। तो बैलेंसेस मैपिंग बताएगा कि इस एड्रेस के पास कितना टोकन बैलेंस है, राइट। और सपोज करो मैं शुरू में अपनी टोकन की टोटल सप्लाई 1000 टोकन से शुरू कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जिसमें कि मैं लिख रहा हूं बैलेंसेस मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा तो जो मैसेज डॉट सेंडर के पास टोकन बैलेंस है वो इक्वल होगा टोटल सप्लाई के साथ। तो यानी कि ये जो 1000 टोकन मैंने हार्ड कोड किए हैं टोटल सप्लाई, ये सारे के सारे टोकन मैसेज डॉट सेंडर के वॉलेट में अवेलेबल होंगे। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है तो डिप्लॉयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके पास टोटल सप्लाई पूरी होगी, सारे के सारे टोकन उसी के वॉलेट में होंगे। ये क्लियर है कि दोबारा रिपीट करूं? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, पहले मैंने टोटल सप्लाई को हार्ड कोड डिफाइन कर दिया कि 1000 टोकन टोटल सप्लाई हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन कर दिए, ठीक है। यानी कि इस सप्लाई 1000 से ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, कांस्टेंट है। और जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन रन करता है ओनली वंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है तभी चलेगा, उसके बाद उसके पहले नहीं चलेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ तब बैलेंस ऑफ द मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। यानी कि जो मैसेज डॉट सेंडर का बैलेंस है वो इक्वल होगा टोटल सप्लाई से। यानी कि अगर 1000 टोकन मैंने कुल बना के मिंट किए थे, बनाए थे, तो वो सारे के सारे कॉइन्स जो हैं जो मैसेज डॉट सेंडर है यानी कि जो डिप्लॉयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसके वॉलेट में अवेलेबल होंगे। तो जितना भी टोटल सप्लाई है वो 100% मैसेज डॉट सेंडर यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा है उसका बैलेंस गिना जाएगा, ठीक है। जैसे एक राजा है, राजा ने एक नया सिक्का शुरू किया है, तो शुरू में तो सारे के सारे सिक्के राजा के उसमें है, ट्रेजरी में है। फिर जैसे जैसे वो जनता को बांटता जाएगा, कोई खरीदता जाएगा तो उसको वो देता जाएगा। तो शुरू में जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है उस वक्त मैंने सारे के सारे जो कॉइन्स हैं वो डिप्लॉयर के वॉलेट में डाल दिए। चलें आगे। यस सर। फिर एक फंक्शन हमारे पास टोटल सप्लाई है, ये चेक करने के लिए कि कोई भी अगर आप नया इन्वेस्टर आता है वो देखना चाहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी है टोटल सप्लाई, तो वो देख सकता है। किसी का भी अगर उनको बैलेंस चेक करना है तो मुझे टोकन ओनर का एड्रेस डालना है, दैट दिस फंक्शन विल रिटर्न कि इस टोकन ओनर के पास कितने टोकन बैलेंस हैं। इसके बाद हम पहला अपना फंक्शन लिखते हैं ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इसका पहला पैरामीटर है रिसीवर कि किसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं टोकन, और दूसरा है नंबर ऑफ टोकन्स, नम टोकन्स, कि कितने टोकन मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, राइट। सो इसमें सबसे पहले हम एक रिक्वायर स्टेटमेंट लिखते हैं कि जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं नम टोकन्स, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू द बैलेंस ऑफ द सेंडर। तो जो भी ये फंक्शन रन कर रहा है उसके पास कम से कम उतने टोकन्स खुद के पास होने चाहिए जितने मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास टोकन है 10 और मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ 20, तो ऑब्वियसली वो तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई ना। तो मेरे पास है ही नहीं 20 टोकन, तो हाउ कैन आई ट्रांसफर 20 टोकन्स टू एनीबॉडी। तो सबसे पहले अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तभी फंक्शन आगे रन होगा। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो द बैलेंस ऑफ द मैसेज डॉट सेंडर, जो मतलब रन कर रहा है फंक्शन, उसके वॉलेट से नंबर ऑफ टोकन्स डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस इज इक्वल टू नम टोकन्स,
और जो रिसीवर है उसके वॉलेट में यानी कि उसका बैलेंस जो होगा प्लस इज इक्वल टू यानी कि उसके वॉलेट में नम टोकन्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने 10 टोकन 20 टोकन ट्रांसफर करने हैं तो मेरे वॉलेट से -20 हो जाए और रिसीवर के वॉलेट में +20 हो जाए। तो जितना भी मैं यहाँ टोकन नंबर लिखूंगा, टोकन अमाउंट लिखूंगा, उतना ये ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट आई विल एमिट द ट्रांसफर फंक्शन। तो ये पहला इसमें पैरामीटर था फ्रॉम, दूसरा टू और तीसरा वैल्यू। तो फ्रॉम ये फंक्शन किसके वॉलेट से सेंड कर रहा है? मैसेज डॉट सेंडर, यानी कि जो फंक्शन को रन कर रहा है, जो पर्सन हु इज सेंडिंग द मैसेज, यानी कि मैं खुद। तो मैसेज डॉट सेंडर फ्रॉम, और कौन रिसीव कर रहा है? जो एड्रेस मैंने रिसीवर का यहाँ डाला है वो रिसीवर है। और वैल्यू क्या है? नम टोकन्स। जितने 20 टोकन जैसे सपोज करो मैं ट्रांसफर कर रहा था, तो नम टोकन्स इज द वैल्यू है। तो ये इवेंट हमने ट्रांसफर कर लिया। अब इस इवेंट को हम अपने फ्रंट एंड पे जब हम ट्रांसफर फंक्शन रन करेंगे, वी कैन कैप्चर दिस। ट्रांजैक्शन लॉग्स अवेलेबल होंगे। उन ट्रांजैक्शन लॉग्स को कभी भी मैं रेफर करना चाहता हूँ, आई कैन डू दैट, कि कितनी बार किसने ट्रांजैक्शन करी, कितनी बार किसने ट्रांजैक्शन रिसीव करी, कितनी बार कितने कितने टोकन्स ट्रांसफर हुए, वो सभी जो टॉपिक्स हैं मैं सब्सक्राइब कर सकता हूँ। देन इट रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, सो दिस इज in effect a simple form of a ERC20 standard. So this is how we script a simple ERC20 contract. इसमें अभी हम और फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो मेरे पास यहाँ 15 अकाउंट्स हैं, सबके पास 100 ईथर्स हैं। अब मैं सबसे पहले एड्रेस में हूँ और उससे मैं डिप्लॉय करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, यहाँ ग्रीन टिक आ गया कंसोल में, दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट इज सक्सेसफुली डिप्लॉयड। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसमें गैस फीस लगेगी, तो इसका कलर ऑरेंज है और बाकी सबका ब्लू कलर है। दैट मीन्स इनको कोई रन करने के लिए मुझे ट्रांजैक्शन फी नहीं देनी पड़ेगी। डेसिमल रन करते हैं, डेसिमल 0 दिखा रहा है। नेम फंक्शन रन कर रहे हैं तो नेम दिखा रहा है CGC टोकन। सिंबल कर रहे हैं तो CGCT करके ये हमको सिंबल भी बता रहा है, राइट। और टोटल सप्लाई चेक करनी है तो टोटल सप्लाई 1000 शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं बैलेंस ऑफ चेक करता हूँ अपने ही अकाउंट का। तो मैंने डिप्लॉय किया था और मैं अपना ही अकाउंट अगर चेक करता हूँ तो मेरा बैलेंस ऑफ 1000 आ रहा है, यानी कि 1000 टोटल सप्लाई है और 1000 ही मेरे वॉलेट का बैलेंस है, यानी कि सारे के सारे टोकन्स मेरे ही एड्रेस में आ गए हैं। अब सपोज करो मैं सेकंड एड्रेस देखता हूँ। ठीक है, अब इस एड्रेस का अगर मैं बैलेंस ऑफ देखूं तो इसका बैलेंस 0 आ रहा है, राइट। ऑब्वियसली क्योंकि जो डिप्लॉयर है अभी तो उसी के पास टोकन है और किसी के पास टोकन है भी नहीं, राइट। तो लेट्स नाउ ट्रांसफर सम टोकन्स। ओके, तो ये जो एड्रेस है सेकंड एड्रेस, इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ 100 टोकन्स। ओके, ये मैंने फंक्शन रन किया, ग्रीन टिक आ गया, सो ट्रांसफर इज सक्सेसफुल। अब मैं एड्रेस 2 को बैलेंस ऑफ देखता हूं। अब यहां पे बैलेंस अपडेट हो गया 100, राइट। दैट मीन्स आई हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड 100 टोकन्स टू सेकेंड एड्रेस। टोटल सप्लाई देखता हूं, टोटल सप्लाई अभी भी 1000 ही है, राइट। हमने उसमें कहीं कोई चेंज नहीं किया। और अगर मैं अपना खुद का अकाउंट चेक करता हूं, वॉलेट, अब मैं अपना बैलेंस चेक करूं तो ये बैलेंस गिर के मेरा 900 रह गया। ठीक है, तो यानी कि 100 टोकन्स मेरे वॉलेट से
सेकेंड वॉलेट में ट्रांसफर हो गए। तो मैंने 1000 टोकन्स मिंट किए थे शुरू में जब हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, और 100 टोकन्स मैंने एड्रेस नंबर 2 को ट्रांसफर कर दिए। तो दिस इज अ सिंपल ERC-20 स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच वी हैव मेड। तो हमने एक टोकन बनाया, CGCT इसका सिंबल है, CGC टोकन उसका नाम है, टोटल सप्लाई 1000 है, डेसिमल प्लेस 0 है। तो ये सब आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो। अब ये तो जैसे अगर मैं खुद के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ तो मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पे पहले डिफाइन कर दी हैं। अब सपोज करो आप डेवलपर हो, आपने फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट बना के अपने क्लाइंट को देना है। अब क्लाइंट जब इसको डिप्लॉय करेगा तब डिसाइड करेगा कि मैं क्या नाम रखूँ, क्या सिंबल बनाऊँ, क्या मैं इसका डेसिमल प्लेसेस बनाऊँ, राइट। अगर वैसा केस है तो आई विल नॉट हार्डकोर दीज क्वांटिटीज, दीज पैरामीटर्स। तब मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब मैं चला रहा हूँ तब कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैं ये सारी चीज़ें रख सकता हूँ, राइट। स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम है, स्ट्रिंग अंडरस्कोर सिंबल, और UN8 डेसिमल, ओके। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर नेम, सिंबल इज इक्वल टू अंडरस्कोर सिंबल, और डेसिमल्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर डेसिमल। ठीक है, यहाँ से ऊपर से मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूंगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट के डिप्लॉयमेंट के टाइम मुझसे पूछेगा कि नाम क्या रखना चाहते हो, सिंबल क्या रखना चाहते हो, डेसिमल प्लेसेस कितने रखना चाहते हो। और वो जो डेटा होगा वो मेरे इन स्टेट वेरिएबल्स में डिफाइन हो जाएगा। ओके, चलो करके देखते हैं। पुराना कॉन्ट्रैक्ट हमने डिलीट कर दिया। अभी CGC टोकन डिप्लॉय करने के टाइम देखो ये यहाँ पे मुझसे पैरामीटर्स मांग रहा है। ठीक है, सो डिप्लॉय करने के टाइम अब नेम है, मैं CGC टोकन 1 नाम देता हूँ, सिंपल देता हूँ CGCX, राइट, डेसिमल प्लेस 0 है। अब ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। अब तुम जाके इसमें चेक करना चाहो कि इसका नाम क्या है, सिंबल क्या है, डेसिमल क्या है। डेसिमल प्लेस 0, नेम CGC टोकन 1, सिंबल CGCX, टोटल सप्लाई 1000। तो टोटल सप्लाई अभी भी हमने 1000 रखी थी, हार्ड कोड की थी, तो वो वैसे की वैसी है, राइट। अगर आप चाहो तो टोटल सप्लाई को भी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिफाइन कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे एक पैरामीटर टोटल सप्लाई का भी ऐड कर सकते हो, U9256 अंडरस्कोर T, लेट्स कॉल इट T सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे
I say total supply is equal to underscore T supply। ठीक है, तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के टाइम पूछा जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या रखना है, सिंबल क्या रखना है, डेसिमल प्लेस क्या रखना है, और उसकी टोटल सप्लाई क्या रखनी है। राइट, इनिशियली मैंने टोटल सप्लाई अगर 1000 देनी है तो मैं 1000 दे सकता हूँ। राइट, इसको डिप्लॉय करके देख लेते हैं। ओके, अब देखो आपके पास 4 पैरामीटर आ गए। नेम आप दे रहे हो CGC टोकन 2, सिंबल दे रहे हो CGC Y सपोज करो, डेसिमल प्लेस 0 है, टोटल सप्लाई सपोज करो 1000 दे रहा हूँ। अब आप इसको डिप्लॉय किया आपने फंक्शन को, कॉन्ट्रैक्ट को। अब आप अपना चेक करो, डेसिमल प्लेस 0, नेम CGC टोकन 2, सिंबल CGC Y, टोटल सप्लाई 1000। ठीक है, तो दिस इज अ बेटर वे। अगर आप खुद के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उसको हार्डकोर शुरू में कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक डेवलपर हो, अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो, तो ये सारे जो वैल्यूज हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दी कि जब वो डिप्लॉय करेगा तो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि क्या नाम देना है, सिंबल देना है, डेसिमल देना है, टोटल सप्लाई देना है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कई सारे फंक्शनैलिटी अपनी और ऐड कर सकते हैं। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मैं और टोकन्स मिंट करूँ। राइट, शुरू में मैंने 1000 मिंट करे, लेकिन आगे चल के मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है तो मुझे और टोकन मिंट करने हैं। तो सपोज करो मैं लिखता हूँ फंक्शन मिंट। ओके, अगेन पब्लिक फंक्शन है। इसमें मैं क्या करूँगा, कोई क्वांटिटी पास करूँगा। सपोज करो 256। ओके, लेट मी से क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी मेरे को मिंट करने हैं नए टोकन्स। अब मिंट करना है तो यानी कि मैं टोटल सप्लाई को इंक्रीज कर रहा हूँ। राइट, तो मैं लिखूंगा टोटल सप्लाई प्लस इज इक्वल टू अंडरस्कोर क्वांटिटी। ठीक है, तो इससे मैंने अपनी टोटल सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। तो अगर मान लो मेरे 1000 टोकन थे और मैंने 50 टोकन और ऐड करने हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैंने इस फंक्शन को रन करके 50 टोकन इसमें और ऐड कर दिए। अब ये 50 ऐड तो कर दिए, लेकिन ये किसी के वॉलेट में तो जाने चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो फंक्शन रन कर रहा है उसके ही वॉलेट में ये 50 टोकन ऐड हो जाए। तो मैं लिखता हूँ बैलेंसेस मैसेज डॉट सेंडर प्लस इज इक्वल टू अंडरस्कोर क्वांटिटी। सॉरी, राइट। अब चाहो तो मैं इसमें रिटर्न में कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। लेट्स मी से कि अब नई टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है, मैं वो लिखना चाहता हूँ। तो मैं लिखता हूँ रिटर्न टोटल सप्लाई। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं? नो सर। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, नेम मैं दे रहा हूँ CGC टोकन 3, सिंबल दे रहा हूँ CGC Z, डेसिमल प्लेस 0, टोटल सप्लाई देता हूँ चलो मैं 2000। ठीक है, इस डेटा के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया और डेसिमल प्लेस 0 है, नेम CGC टोकन 3
सिंबल CGCZ, टोटल सप्लाई 2000। अब मैं अपना बैलेंस देखता हूँ। तो बैलेंस दिखा रहा है 2000, ठीक है। अब मैं इसमें 50 टोकन और मिंट करना चाहता हूँ। अब मैंने ये फंक्शन मिंट रन किया। अब देखो मेरा बैलेंस क्या हो गया, मेरा बैलेंस बढ़ के 2050 हो गया, ठीक है। तो नए जो 50 टोकन मिंट हुए वो भी मेरे वॉलेट में ऐड हो गए, और टोटल सप्लाई देखता हूँ तो टोटल सप्लाई भी 2050 हो गई, राइट। तो टोटल सप्लाई भी 50 बढ़ गई और मेरे वॉलेट में भी 50 बढ़ गए। अब सपोज करो इसमें से कुछ टोकन मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिए, लेट्स से एड्रेस नंबर 2 को, ठीक है। सेकंड एड्रेस को ट्रांसफर कर दिए, लेट्स से 500 टोकन मैंने ट्रांसफर कर दिए। अब मेरा अपना बैलेंस कितना रह गया, 1550 रह गया, राइट। और ये जो जिसको ट्रांसफर किए हैं उसका बैलेंस देखता हूँ, उसका बैलेंस 500 हो गया, ठीक है। तो 1550 मेरे पास है, 500 उसके पास है। टोटल सप्लाई अभी भी 2050 ही दिखा रही है, ऑब्वियसली इसमें कोई चेंज नहीं है। अब मैं अगर 50 टोकन और मिंट करता हूँ अपने एड्रेस में, राइट। अब टोटल सप्लाई बढ़ के कितनी हो गई, 2100 हो गई, ठीक है। पहले 2050 थी, 50 मैंने और मिंट करे, 2100 हो गई। और मेरा अपना जो बैलेंस है, मेरा अपना बैलेंस 1600 हो गया। तो पहले 1550 था, 50 टोकन मैंने और मिंट करे तो ये मेरे 1600 हो गए, राइट। तो ऐसे मिंट फंक्शन रन कर करके जो भी एड्रेस मिंट फंक्शन रन करेगा उसके अकाउंट में ऐड होता जाएंगे वॉलेट में, और टोटल सप्लाई में भी ऐड होता जाएंगे। बट ये फंक्शन तो बहुत डेंजरस है ना, कि कोई भी अगर बैठ के उस फंक्शन को रन करेगा तो उसके पास नए कॉइन्स आ सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को चाहिए कि इसको मैं कोई मॉडिफायर लगाऊं, लाइक सपोज ओनली एडमिन करके, ठीक है। तो इसमें कोई मॉडिफायर होना चाहिए ओनली एडमिन, जैसा हमने एयरलाइंस कॉन्ट्रैक्ट में किया था, राइट। जैसे ओनली ATC हमने किया था, राइट। तो यहाँ पे मैंने ओनली एडमिन कर दिया, जिसमें मैं रिक्वायर कर रहा हूँ मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू एडमिन। यहाँ एरर स्टेटमेंट में लिख दूंगा ओनली एडमिन कैन रन दिस फंक्शन। अब एडमिन कौन है वो तो मैंने अभी डिफाइन किया नहीं है, देयर इज नोबडी कॉल्ड एडमिन येट। तो हम एक काम करते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम एक एडमिन का भी डिफाइन कर सकते हैं। एड्रेस एडमिन को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, और मैंने ये भी कंस्ट्रक्टर में लिख दिया एडमिन इज इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर। यानी कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है ही इज मेड एडमिन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने अपने क्लाइंट को ये कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया, क्लाइंट ने अपने एड्रेस से कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, और जब डिप्लॉय किया तो एडमिन वो डिप्लॉयर बन गया। यानी कि जिस एड्रेस से ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है, अब वही एड्रेस मिंट फंक्शन को रन कर सकता है, कोई दूसरा आदमी इसको रन नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। सो लेट्स से CGC टोकन 5 सिंबल CGCA डेसिमल 0, टोटल सप्लाई लेट्स से 3000। तो पिछला कॉन्ट्रैक्ट अब कोई सब इरेज कर दिया हमने, वी आर डिप्लॉइंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है। टोटल सप्लाई 3000 है, सिंबल CGCA है, नेम CGC टोकन 5, डेसिमल प्लेस 0। ओके, अब लेट्स से मैं अपना बैलेंस चेक कर रहा हूँ, मेरा बैलेंस 3000 है बिकॉज आई एम द डिप्लॉयर, तो सारे टोकन इनिशियली डिप्लॉयर के पास आ गए। ओके, अब मैं इसमें 50 टोकन और मिंट कर रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस ऑफ मेरा बढ़ के 3050 हो गया, टोटल सप्लाई भी बढ़ के 3050 हो गई। ओके, नाउ लेट्स से आई ट्रांसफर सम टोकन्स टू अकाउंट 2। से 1000 टोकन मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ अकाउंट 2 को। ओके, अब मेरा बैलेंस गिर के रह गया 2050। ओके, और टोटल सप्लाई कितनी है? टोटल सप्लाई अभी भी 3050 ही है, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। टोकन एक वॉलेट से निकल के दूसरे वॉलेट में गए हैं। अब मैं अपने अकाउंट में ही हूँ, मैंने एक मिंट फंक्शन दोबारा रन किया, 50 टोकन और मिंट किए नए। अब मेरा बैलेंस बढ़ के हो गया 2100, राइट। और टोटल सप्लाई 3050 से बढ़ के हो गई 3100। तो 3100 में से 2100 टोकन मेरे पास हैं और 1000 टोकन सेकेंड अकाउंट में हैं। अब सपोज करो सेकेंड अकाउंट होल्डर मिंट फंक्शन रन करना चाहता है। ठीक है, अब सेकेंड अकाउंट होल्डर 50 टोकन मिंट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे ये एरर आ गया, ओनली एडमिन कैन रन दिस फंक्शन। और एडमिन कौन है? जिसने कि कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था। और कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किसने किया था? वो था एड्रेस नंबर 1। तो एड्रेस नंबर 1 जब तक मिंट फंक्शन रन करेगा तभी हो सकता है, और कोई भी अगर वॉलेट एड्रेस इसको रन करेगा, कोई भी एक्सटर्नल अकाउंट होल्डर करेगा, तो ये फंक्शन रन नहीं होगा। ओके, सिमिलरली हम एक बर्न फंक्शन भी कर सकते हैं कि अगर मेरे को टोटल सप्लाई रिड्यूस करनी है, राइट। सो I will write a burn function which is exactly the reverse of this. अब बर्न कर रहा हूं तो मैंने जितनी क्वांटिटी पास कर रहा हूं उतनी क्वांटिटी माइनस कर रहा हूं, और यहां भी मैं अपने वॉलेट में से उतनी क्वांटिटी माइनस कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास उतने कॉइन हैं भी कि नहीं। सो रिक्वायर स्टेटमेंट में ये लिखना होगा, balances message dot sender is greater than equal to underscore quantity, राइट। सपोज करो मेरे पास टोकन है 200 और मैं बर्न करना चाह रहा हूँ 500, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अब वो 500 टोटल सप्लाई में से भी कम होंगे और किसी के वॉलेट में से भी तो कम होने चाहिए। अगर मेरे वॉलेट में ही 200 हैं तो बाकी 300 किसके वॉलेट से कम होंगे? या तो वो डिफाइन करूँ मैं। अगर वो नहीं डिफाइन कर रहा तो इसका मतलब ये फंक्शन रन नहीं हो सकता। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। अभी इसमें आधा हुआ है, अभी हमको कुछ फंक्शंस और लिखने हैं। एक है ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन, कि अगर मैं किसी और के वॉलेट से ट्रांसफर करना चाहता हूँ, अपने वॉलेट से नहीं किसी और के वॉलेट से है। ठीक है, एक अप्रूव फंक्शन है, एक अलाउंस फंक्शन है। तो बेसिकली हम करते क्या हैं कि सपोज करो मेरे पास 1000 टोकन्स हैं और मैं अपने सपोज करो कुछ फ्रेंड्स को टोकन देना चाहता हूँ कि वो मिलके अगर कुछ स्पेंड करना चाहते हैं तो वो मार्केट जा रहे हैं तो वो मेरे लिए स्पेंड कराएं, राइट। तो टोटल मैंने जो सपोज करो 3 फ्रेंड्स को 50-50 टोकन दे दिए, ट्रांसफर कर दिए
किसी ने 10 टोकन खर्च करे, किसी ने 50 करे, किसी को 60 करने थे लेकिन 50 ही थे तो उसका काम हो नहीं पाया। तो उसके लिए बेटर क्या है कि मैं ट्रांसफर नहीं करता हूँ, लेकिन अपने फ्रेंड्स को एक अलाउंस दे देता हूँ कि वो मेरे वॉलेट से कितने भी टोकन, सपोज करो 150 टोकन है मैंने अगर दिए, तो 150 टोकन वो स्पेंड कर सकते हैं, ऑल द थ्री। टोटल तीनों के बीच में 150 टोकन है, 150 टोकन की मैंने अलाउंस दे दी और उनको मैंने स्पेंडर बना दिया। तो वो अगर जाके स्पेंड करेंगे तो वॉलेट, मेरे वॉलेट से ही पैसे कॉइन डिडक्ट होंगे, मेरे वॉलेट से ही टोकन डिडक्ट होंगे, लेकिन स्पेंड वो कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक अलाउंस दे दी, उनको एक अप्रूव कर दिया कि ये 3 फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको मैं अप्रूव कर रहा हूं कि ये मेरे बिहाफ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो ओनर मैं हूं, स्पेंडर मेरे वो 3 दोस्त हैं, और रिसीवर कौन होगा? सपोज जो भी शॉपकीपर है, जिस भी एप्लीकेशन पे वो खर्च कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। तो अगर किसी को 10 करने हैं, किसी को 20 करने हैं और किसी को 100 करने हैं, तो तीनों के बीच में अगर 150 मैंने टोकन दे दिए, तो वो तीनों आपस में मिलके किसी भी तरह 150 टोकन को स्पेंड कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने एग्जैक्ट अमाउंट तीनों को देनी पड़ेगी, बार बार मैं एक ही फंक्शन को रन करता जाऊं। तो इस तरह ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन में टोकन मेरे ही वॉलेट से निकलेंगे, लेकिन उसको यूज कोई और करेगा, जिसको कि हम स्पेंडर कर रहे हैं। और सपोज करो आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है, उनको आपने 100 टोकन देने हैं कि चलो आपस में मिलकर तुम लोग 100 टोकन स्पेंड कराओ। अब किसी, हो सकता है एक को 60 चाहिए हो, दूसरे को 40 टोकन का कुछ लेना हो, तो आपको 60 और 40 टोकन उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, आपने दोनों को मिला के 100 टोकन की अलाउंस दे दी। और वो जब भी अब वो 40 या 60 टोकन स्पेंड करेंगे, तो टोकन आप ही के वॉलेट से निकलेंगे, लेकिन स्पेंडर होंगे वो, ट्रांजैक्शन वो साइन करेंगे, लेकिन वॉलेट आपका डेबिट होगा। तो दिस इज ट्रांसफर फ्रॉम अप्रूव एंड अलाउंस फंक्शन। ये हम कल देखेंगे। अभी आज में इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर क्वेश्चन तो नहीं, ये प्रोग्राम एक बार भेज देना सर। हाँ हाँ, वो तो मैं भेज दूंगा।